हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया रहेंगे एंड मैं भी एकदम अच्छा हूँ। आज हम लोग अपना जीएसटी लिटिगेशन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है असेसमेंट 10। अगर आपके पास या आपके क्लाइंट के पास जीएसटी का असेसमेंट 10 नोटिस आया है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये नोटिस किसी ऑफिसर ने नहीं बैठकर बनाया है और ना ही किसी ऑफिसर ने ये असेस किया है। इट इज टोटली सिस्टम जनरेटेड नोटिस। तो सॉफ्टवेयर ने आपके रिटर्न्स मैच किए हैं एंड डिफरेंस निकाला है एंड नोटिस जनरेट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी गलतियां आपकी हो सकती है, उतनी ही गलतियां सिस्टम की भी हो सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड आई एम टॉकिंग विद माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ टू केसेस, रियल एक्सपीरियंस, रियल केस जो मैंने देखे हैं। उसमें ऐसा ही हुआ है, सिस्टम ने बहुत गलतियां की हैं और हमने उसको कंटेस्ट भी किया है। तो let's understand. With sharing the screen, I will be sharing my screen with you and I'll be giving an example of all two cases. And definitely मैंने confidentiality of client का ध्यान रखा है, तो numbers रखे हैं, बाकी client की details पूरी हटा दी है, GST number and all the confidential thing. Only you are going to see the numbers and the facts of the cases. So let's understand. I'm going to share my screen with you, my friends. I hope I'm able to share my screen with you, friends. Yeah. So लेट्स अंडरस्टैंड माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू द जीएसटी लिटिगेशन सीरीज। एंड आज का हमारा टॉपिक असेसमेंट 10 है। तो दिस असेसमेंट 10 इज नोटिस गिवन अंडर सेक्शन 61 व्हिच इज रीड विद रूल 99 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यानी दिस इज कॉल्ड स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। एक जरूरी बात सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो भी केसेस है दोनों असली केस है। मैंने आपको जैसे बताया है कि लाइक आई हैव जस्ट रिमूव द टैक्स पेयर नेम, जीएसटी नंबर एंड सप्लायर के नेम, इनवॉइस नंबर एंड क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी एकदम बरकरार रखी है। हमने हमने उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। नाउ इफ आई गो टू स्लाइड 2 हियर, यू गोइंग टू सी क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला, असेसमेंट 10 का पूरा लाइफ साइकिल, हाउ इट इज गोइंग टू बी, नोटिस से लेकर ऑर्डर तक 30 दिन का गेम क्या रहता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। बिकॉज मेन थिंग ये लाइक मेन है हमारा असेसमेंट 10 का नोटिस। तो ये लाइफ साइकिल कैसे रहेगा, नोटिस से लेकर ऑर्डर तक 30 दिन के अंदर हमको जब नोटिस मिलता है, आपको विद इन 30 days यू हैव टू रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर नोटिस। सेकंड, डिपार्टमेंट का स्क्रूटनी इंजन। सो व्हाट डिपार्टमेंट डज, इट इज नॉट अ मैनुअल जनरेटेड, आई टोल्ड एज आई टोल्ड अर्लियर आल्सो, इट इज अ सिस्टम जनरेट नोटिस। तो सिस्टम क्या करता है, आपके जीएसटीआर जो भी आपने रिटर्न फाइल किए हैं उनको सबको मैच करता है एंड उसके बेस पे एक डिफरेंस निकाल के आपको नोटिस जनरेट कर लेता है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि सिस्टम गलती कर भी सकता है, सिस्टम कैन डबल टैक्सेशन आपको डिमांड कर सकता है। रियल में हमारे केस में हुआ है। एंड केस टू जो है आरसीएम और आईएसटी का ट्रैप। डेफिनेटली आरसीएम में लाइक जो आप आरसीएम क्लेम कर रहे हो, डिपार्टमेंट क्या करता है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, आई एम नॉट टॉकिंग डिपार्टमेंट ऑफिसर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर विच डिपार्टमेंट सीजीएसटी का जो भी है वो यूज करके नोटिस जनरेट करता है। और आपको ये पता होगा कि लाइक जीएसटी में क्या है, अभी तक भी पोर्टल इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सो पोर्टल पे लाइक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दीज ऑल थिंग्स। देन कैंसल सप्लायर का आईटीसी, सबसे बड़ा इश्यू। एंड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी का जो है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट 24 जुलाई का, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन इंटरेस्ट पेमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट, हाउ नीड टू बी डन इफ यू एग्री। सो ये एक चीज है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्लाइड 3 पे। एंड इसमें हम लोग कवर करेंगे असेसमेंट 10 का लाइफ साइकिल 30 दिन का, जो मैंने बताया आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सेक्शन 61 प्लस रूल 99 सब सेक्शन 1 में सिस्टम रिटर्न्स मैच करता है। देन असेसमेंट 10 का आपको जो भी डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट करता है सिस्टम, आपको थ्रू असेसमेंट 10 वो नोटिस का इंटीमेशन मिलता है। देन इन असेसमेंट 11 वी हैव टू रिप्लाई इट, जो भी आपका रिप्लाई है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वेरी गुड थिंग विद यू। So the major thing and what we say very important thing to understand for a taxpayer or any CA or any consultant, there will be three things. Any notice comes, some things you will accept it, some things you're going to explain to department, and some things you are going to contest. So always bifurcate those things. Acceptance क्या कर रहे हो, explain किसे करना है, और किन चीजों को आपको contest करना है. So if you are clear in those things, your reply will be ready in a very short manner, or we can say very self explaining manner.
देन असेसमेंट 12 में आपको ऑर्डर अगर सेटिस्फाई हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो क्लोज हो जाएगा। अगर आपने रिप्लाई नहीं किया या ऑफिस सेटिस्फाई नहीं हुआ, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दे आर गोइंग टू इश्यू DRC 01A pre notice intimation, and then DRC 01 so cause notice, and then adjudication order under section 73, 74 and 74A। so 74A है वो अभी करंट में एप्लीकेबल है, मींस इम्प्लीमेंटेड है, और फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेक्शन 73 और 74 दोनों हट गए, एंड 74A इज द एप्लीकेबल लॉ नाउ। नाउ why department is issuing notices for financial year 22-23, because 30th सितंबर तक उनके पास टाइम है सो कॉज नोटिस देने का, और उसके बाद में 31st दिसंबर तक उनको सारे ऑर्डर्स क्लोज करने हैं फॉर FY 22-23। So you understand, if they want to give so cause notice by 30th September, what they will do, they are going to give you system related notice, and system related notice में अगर आप अप्लाई नहीं करते हो within 30 days, आप फंस जाते हो। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड, डिपार्टमेंट एग्जैक्टली क्या मैच करता है। सो डिपार्टमेंट इज गोइंग टू मैच GSTR 1 वर्सेस 3B, that is the outward tax liability what you declared and outward tax what you paid, and e-way bill versus GSTR 1 मूवमेंट का डेटा और रिपोर्टेड आउटवर्ड सप्लाई, GSTR 2B एंड GSTR 3B। सो GSTR 2B एंड 3B में वो 3.1 जो टेबल है उसका, उसमें क्या डिसाइड करते हैं, RCM लाइबिलिटी, ऑटो पॉपुलेटेड एंड RCM व्हाट यू पेड। GSTR 2B पार्ट A2 and 3B 4A पार्ट 4 विच इज लाइक IST क्रेडिट अवेलेबल वर्सेज IST क्रेडिट क्लेम्ड। उसके बाद में सप्लायर का रजिस्ट्रेशन वर्सेज इनवॉइस मेड। सो कैंसल डीलर से अगर आपने लिया है कोई भी ITC, that they are going to disallow in so many cases like we have seen। उसका सप्लाई हुआ है 22-23 में, और 2020 या 21 से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। सो ये सब सिस्टम जनरेटेड है, ऑफिसर ने कैलकुलेट नहीं किया है खुद ने, इसलिए सिस्टम में गलतियां हो सकती है, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, एंड रियली आई हैव सीन इन मेनी केसेस सिस्टम ने गलती की है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, तीन डिस्क्रिपेंसी जो हमने फाइंड आउट की थी हमारे केसेस में, 1,03,639 रुपए की डिमांड जो जनरेट हुई थी, दैट इज ई-वे बिल वर्सेज GSTR 1, GSTR 1 में रेट मिसमैच, एंड ITC जो केस स्टडी में आपको 1 बता रहा हूँ उसके लिए, एंड जो ITC हमारा 52,317 रुपीज का कैंसल सप्लायर से, डिपार्टमेंट के हिसाब से कैंसल सप्लायर था, दैट इज लाइक दे वांट अस टू रिवर्स इट। नाउ तीनों इश्यूज पे टैक्स पेबल एक्चुअल में नील बन रहा है। दो इश्यूज तो सही बता रहा हूँ, एक ही इनवॉइस था जो दोनों केसेस में आ रहा है, सिंगल इनवॉइस। So it is like a double time they are tax, making it to payers tax. So then definitely we, so ये तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई थी पहले ही, whether accept it, explain it or contest it। So in these cases when there is no actual में tax payable, where it's going to be, it's going to be contested, like we are not going to explain it, we are not going to accept it, we are going to contest the department tax liability। Now next move forward, so GSTR 1 में nil rate गलती से हो गया था while filing the return of 22-23, and GSTR 3 में उसका टैक्स पे हो गया। So now you only say me like GSTR 1 is only a statement for declaring the sales, and GSTR 3B is a real payment of tax। So always I remember one thing whenever I go to department, any case I represent, what I remember, is there any loss of revenue to the department or to the government? So if there is any loss of revenue to our government, definitely we have to pay। अगर उसमें कोई भी लॉस नहीं है तो टैक्स पेयर को ऐसा भी नहीं है कि अपने पॉकेट से डबल टाइम पे करना है, वैसा भी नहीं करना है। आप आराम से कंटेस्ट कीजिए एंड ऑफिसर को कन्विंस कीजिए ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो आप देखिए हमारे केस में क्या हुआ था, GSTR 3B सेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ लीगल पोजीशन क्या है, इफ यू सी हियर GSTR 3B सेक्शन 39 का एक रिटर्न है, लाइबिलिटी वहीं डिस्चार्ज होती है, दैट इज वेरी ट्रू। एंड GSTR 1 से सेक्शन 37 का एक स्टेटमेंट है वेयर वी डिक्लेयर आवर आउटपुट लाइबिलिटी, दैट this is my liability is going to be, and where I'm going to discharge in GSTR 3B on 20th or 22nd, whatever the due date applicable as per the case। so so ये केस अभी रिसेंटली अगर आप बात करूं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारतीय एड लिमिटेड 2022 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, सर्कुलर नंबर 26/26/2017, GST खुद का 29 दिसंबर 2017 का है। तो इस बेस पे हम लोग क्या आर्गुमेंट कर सकते हैं कि GSTR 1 में सिर्फ टैक्स नील दिखा दिया तो बायर को 2B में क्रेडिट भी मिला नहीं। सो यू अंडरस्टैंड माय थिंग व्हाट आई मीन टू से, व्हेन GSTR 1 में मैंने जीरो टैक्स दिखाया तो GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, एंड ऑटोमेटिकली माय बायर आल्सो नॉट क्लेम द ITC। सो यहाँ पे तो डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है ना बल्कि। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, द सिस्टम कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस थिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑफिसर ओनली।
वी हैव टू टेल द ऑफिसर दिस। उसके अलावा एक ही इनवॉइस दो बार डिमांड हो गया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सिस्टम ने क्या किया, एक इनवॉइस ऊपर भी ले लिया पहले केस में, फिर सिनेरियो वन में ले लिया, सिनेरियो टू में भी वो सेम इनवॉइस ले लिया, तो इट इज डबल टैक्सेशन। यू कैन नॉट आस्क जो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है। तो नोटिस में डिमांड उन्होंने रेज किया 51,322 का, एक्चुअल में वो 27,8 था, और वो भी ऑलरेडी पेड हो चुका था 27,862, जो कि जीएसटीआर वन में डिक्लेयर हुआ एज ए निल डेटेड। बट इन जीएसटीआर थ्री भी person was able to make the payment, so payment ho gaya, then department should not ask any particular thing on that. More or less, one more thing I want to say, that time GST1 में there was no option of amendment, like what we can do is GST1 फाइल किया, अगले महीने में या तो मैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट रेज कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको अमेंडमेंट एक GST1 में नेक्स्ट मंथ ही होगा। नाउ दे इंट्रोड्यूस GST1A, सो बाय फाइलिंग GST3 भी आई कैन मेक अमेंडमेंट। सो हो सकता है वो नेक्स्ट मंथ में अमेंड किया हो, तो भी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा सिस्टम वो कैलकुलेट नहीं करता ऑटोमेटिकली। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ई वे बिल टर्नओवर का सबूत नहीं है, दिस इज रियली ट्रू। डिपार्टमेंट ने एक और डिस्क्रिपेंसी निकाली है सिस्टम ने, ई वे बिल वर्सेस जीएसटीआर वन। तो भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ई वे बिल कब से टर्नओवर का एक पार्ट बन गया? और कैलकुलेटिंग द टैक्सेबिलिटी, डेफिनेटली वी नेवर सीज ई वे बिल, वी ओनली consider the invoice or the value of the supply. So here we go, like what the law says, ई-वे बिल का सेक्शन 68 है प्लस रूल 138 विच इज ओनली अबाउट द गुड्स का मूवमेंट। टैक्स लाइबिलिटी हम जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारी होती है सेक्शन 9, और जिसमें हम चार्ज करते हैं टैक्स लाइबिलिटी। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी इज गोइंग टू बी वैल्यू ऑफ द सप्लाई। सेक्शन 12 जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई का है। तो इन तीनों सेक्शन में कहीं पे भी ई-वे बिल का कोई जिक्र नहीं है कि ई-वे बिल के तहत हम लोग टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर करते हैं या फिर टैक्स लाइबिलिटी एसर्टेन करते हैं। तो डिफरेंस आता क्यों है? I'll tell you. Government has to think over this, और डिपार्टमेंट ऑफिसर नीड टू अंडरस्टैंड दिस सीरियस कंसर्न। ई-वे बिल हम लोग 50,000 तक ही बनाते हैं, उससे ऊपर नहीं बनाते हैं। और जीएसटीआर वन में जो लाइबिलिटी है, मेरा इनवॉइस हो सकता है 38,000 का है, बिलो 50,000 है, तो वाई विल आई गो फॉर ई-वे बिल? और अगर ई-वे बिल का डेटा ज्यादा है, सॉरी कम है, एंड जीएसटीआर वन का डेटा ज्यादा है सेल्स, तो उसमें नोटिस कहाँ इश्यू करने की जरूरत पड़ती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। डिपार्टमेंट ने उसमें भी इश्यू नोटिस किया है कि जीएसटीआर वन में लेट से 2 लाख रुपए का आपका क्लेम है, और ई-वे बिल में ओनली आपका 1.5 लाख का टैक्स लाइबिलिटी है। तो बॉस यू हैव टू अंडरस्टैंड, there might be some bills which is below 50,000 for which e-way bill is not required. Why are you asking those details? I don't know why they are asking. चलिए अब डिपार्टमेंट को हम लोग ट्राई करते हैं कन्विंस करने का, लेट्स सी हाउ दिस गोज। सो केस वन के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। नाउ वी आर मूविंग टू केस टू, केस स्टडी मटेरियल टू हमारा, जिसमें 4 डिस्क्रिपेंसी थी जीएसटीआर वन वर्सेस 3B आउटवर्ड सप्लाई, जो कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आई टोल्ड यू देयर विल बी लाइक सम थिंग्स यू एक्सेप्ट इट, एक्सप्लेन इट और कंटेस्ट इट। सो मैंने ये एक्सेप्ट किया बिकॉज सच में डिस्क्रिपेंसी थी, जीएसटीआर वन में ज्यादा डिक्लेयर था, 3B में कम पे था 7302 का, वी आर गोइंग टू पे इट थ्रू DRC 03। देन रुपीज 2545 का हमारा आरसीएम 2B वर्सेज 3B जो भी था, डेफिनेटली वो भी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आरसीएम लेस पेमेंट हुआ है, डेफिनेटली विल पे इट। देन आईटीसी आईएसटी जो आईटीसी एक्सेस क्लेम किया है वो भी उन्होंने गलती से क्लेम कर दिया, दैट दे आर गोइंग टू नाउ रिवर्स इट, रिवर्स इन द सेंस दे आर गोइंग टू पे इट। नाउ कैंसल्ड सप्लायर का जो आईटीसी था, अगेन वी आर गोइंग टू कंटेस्ट, बिकॉज उसका मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण बताऊंगा। और आपका नॉट ओनली असेसमेंट 10, you are going to resolve with this so many other cases, what I believe, because आपके पास एक लॉजिक बता रहा हूँ, देखो ऑफिसर्स आपको बहुत कुछ बोलेंगे, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंटेस्ट इट, एंड इन लाइक फर्दर इन दिस वीडियो ओनली विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ आईटीसी जो रिवर्सल पूछते हैं ना ऑफिसर कि सप्लायर ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उसके लिए बहुत अच्छा कंटेस्ट है हमारे पास। देन स्ट्रेटजी जो आपको मानना है, मेरा जो स्ट्रेटजी रहता है कि जो हमको मानना है डेफिनेटली हम लोग खुलकर मानते हैं, लाइक वी go to department and we ourselves say कि sir this is like what the taxpayer has missed it, now we are going to pay it। so officer भी खुश, डिपार्टमेंट को रेवेन्यू हुआ सही में। अगर लॉस जहाँ पे हो रहा था, एज आई टोल्ड, अगर कहीं पे भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है टू द डिपार्टमेंट और टू द गवर्नमेंट, डेफिनेटली वी आर विद देम एंड वी आर गोइंग टू पे टू देम। सो ये अमाउंट हम लोग हाईलाइट करेंगे बार बार कि हम लोग पे कर रहे हैं इतना, भले ही छोटा अमाउंट हो, बट वी आर इवन दो गोइंग वॉलंटरली एंड डिक्लेयरिंग टू देम। ओके, सो ये हम लोग जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हो थ्रू DRC 03 वी कैन पे अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 के तहत। अब इसका रिजल्ट क्या होगा?
आप एक तो पेनल्टी बचाओगे बिकॉज यू आर वॉलंटरी गोइंग एंड डिक्लेयरिंग इट, सो 73 सबसेक्शन 6 का जो पेनल्टीज रहता है यू आर गोइंग टू सेव इट। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव। एज आई टोल्ड 2545 का जो शॉर्टफॉल था, तो एक्चुअल में जो शॉर्टफॉल है, मैं अगर डिपार्टमेंट को मैंने ये भी कंटेस्ट किया, आई एक्सेप्टेड 2545 विल पे इट, बट एक्चुअल शॉर्टफॉल 375 का ही है। व्हाट दे हैव डन, आईजीएसटी के अगेंस्ट में, इफ आई हैव नॉट पेड आईजीएसटी, they are claiming that what the taxpayer has done, IGST was payable 100 rupee, he has paid under CGST and SGST. I do understand RCM to be paid under cash only, but what the client has done, 2545 जो भी उसका था उसने अलग हेड में पे कर दिया। तो डिफरेंट हेड में पेमेंट करना इज नॉट इक्वल टू नॉन पेमेंट, विच आई वांट टू टेल टू द डिपार्टमेंट पर्सन। लेट्स मूव नेक्स्ट। सो एंड वन मोर थिंग, आरसीएम जो भी पेमेंट होता है, एज वी ऑल नो, इट नीड टू बी पेड इन कैश ओनली। सो अब जैसे 22-23 के बहुत सारे केसेस होंगे, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बहुत सारे केसेस ओपन होंगे बिकॉज डेडलाइन आ रही है। तो उन सारे केसेस में क्या करना है आपको, आपको कैश में ही पे करना है आरसीएम, बट ऑलवेज रिमेंबर डोंट रिक्लेम द आईटीसी। सी देयर विल बी अगेन केस लॉ वगैरह सब होंगे, बट अगर छोटा अमाउंट है, आई सजेस्ट पर्सनली, बीइंग अ प्रोफेशनल एंड बीइंग अ कंसल्टेंट इन द जीएसटी, don't claim the ITC. If you claim the ITC, it is time barred ITC, which should not be claimed. So डबल ट्रैप हो जाता है आपका, आपको लाइक ये पूरा एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा जो भी आप पेमेंट करोगे एज ऑन टुडे। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। आईएसटी का जो भी है गलत टेबल में अगर रिपोर्ट हुआ है, डेफिनेटली आपको क्लेम नहीं करना है बिकॉज यू आर नॉट इन आईएसटी रजिस्टर्ड। सो छोटा अमाउंट है, तो अगर लड़ना है तो लड़ो, व्हाट आई से, बट आई डोंट वांट टू फाइट ऑन दिस। सो जो भी आईएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरा, तो लाइक डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिवर्स इट, द आईटीसी व्हाट आई क्लेम्ड ऑन आईएसटी, and that I will reverse it. I will not pay in cash. I will reverse it. हाँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हमारे जो दो केसेस हुए थे उनका मैंने डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। आपको हर कंडीशन का सेटिस्फाई करनी है, हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ इन केस ऑफ एनी टैक्स पेयर, लाइक you got a purchase, your supplier has registration has been cancelled before the supply has been made, what the department is contesting, जो कि एकदम सरासर गलत है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे गलत है। लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है फॉर कंटेंट जो आप कंटेस्ट कर रहे हो, जो आप नहीं मान रहे हो कि नहीं मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, उसके लिए आपको डेफिनेटली पहले एविडेंस करना पड़ेगा। करेक्ट, एविडेंस होने के बाद में ही कंटेस्ट करो उसको। तो एविडेंस क्या है, सबसे पहले टैक्स इनवॉइस आपके पास में है, ओरिजिनल इनवॉइस और वैलिड आईआरएन, अगर उसमें उस केस में ई इनवॉइस था तो उस टाइम ई इनवॉइस आई थिंक नहीं था, तो टैक्स इनवॉइस अगर आपके पास था डेफिनेटली। उसके बाद में सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया हो उसको, दिस इज वेरी वेरी कंपलसरी एंड व्हाट वी से मेजोरिटी ऑफ द केसेस जीएसटीआर 2 भी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो गुड्स एक्चुअल में रिसीव हुआ हो आपको, सेक्शन 38 का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, द आईटीसी इज अवेलेबल टू यू इन जीएसटीआर 2 भी 100%, एंड देन आईटी सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया हो, तो सप्लायर का जीएसटीआर 3 भी फाइल होना चाहिए। दिस इज आल्सो व्हाट एज पर मी इट इज कंपलसरी। अगर जीएसटीआर 3 भी सप्लायर ने फाइल कर दिया है, बॉस यू हैव नो नीड टू वरी, आपका क्रेडिट तो बचता ही बचता है। डेफिनेटली यू शुड गो टू डिपार्टमेंट एंड यू शुड से द ऑफिसर प्लीज गिव मी द आईटीसी। देन रिसिपिएंट ने 3 भी फाइल किया है, हर मंथ रिसिपिएंट इज माई सेल्फ, लाइक द पर्सन टैक्स पेयर हु इज गेटिंग द सप्लाई। सो और याद रखिए, अगर सेक्शन 16 या 17 सेक्शन 5 में कहीं नहीं लिखा है कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है बाद में तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, नो वेयर इट इज मेंशन, बहुत सेक्शन 16 में भी नहीं है, 17 सब सेक्शन 5 विच इज द ब्लॉक क्रेडिट उसमें भी नहीं है कि अगर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन बाद में कैंसिल होता है तो आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं लिखा है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। यस, वी वर हियर, आरसीएम हो गया, ये हो गया, यस। नाउ जो मैं आपको बोल रहा था कि कैंसर सप्लायर से जो लिया गया आईटीसी था, इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंड, 2.37 लाख का आईटीसी, एंड दिस इज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ टेलिंग टू यू। इन मेनी केसेस आई हैव सीन huge amount of tax has been reversed by IT by department, or either blocked in the ITC, or department has asked the person to pay in cash with penalty. Why? Just because supplier का registration invoice की डेट से पहले ही कैंसिल हो चुका था। What department is saying, supplier का registration invoice की डेट से पहले कैंसिल हो चुका था। अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ा इन अश्नीर ग्रोवन की आवाज बताऊंगा, अगर तो दोगलापन हुआ है डिपार्टमेंट के साथ में। और अगर मैं जीएसटी पोर्टल की बात करूं, तो पोर्टल तो भाई साहब धन्य तो है ही है,
अब आप सोचिए, जो रजिस्ट्रेशन 2020 में कैंसिल हो गया था, यहाँ पे मैं आपको एकदम रियल सिनेरियो बता रहा हूँ, एकदम रियल है। मैंने जस्ट जीएसटी क्या बोलते हैं, पार्टी का नाम और पार्टी का जीएसटी नंबर हटाया है और उनके जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो हटाई है, बाकी एकदम रियल है। सप्लायर जैसे मान लिया डब्लू, वो टी तमिलनाडु का सप्लायर था, उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो गया, अप्रैल 2021 में। एंड सप्लायर ने, जो हमारा सप्लायर है, उसने जीएसटीआर 1 कब फाइल किया है, अप्रैल 22 में। गैप 12 मंथ्स, अमाउंट दिस मच लेट से, इसका सप्लायर एक्स का 2020 में कैंसिल हो गया, उसने फाइल कब किया है जीएसटीआर 1, जून 22, आफ्टर 20 मंथ्स। अब आप खुद सोचिए बॉस, जो रजिस्ट्रेशन 2020 या 21 में कैंसिल हो गया हो, वो 2022 का जीएसटीआर कैसे फाइल कर सकता है? वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द पोर्टल। कैंसल जीएसटीआर पोर्टल पर पीरियडिक रिटर्न फाइल नहीं कर सकता डिपार्टमेंट, जो है वो अलाउ ही नहीं करता। करेक्ट ना? सो ये डिपार्टमेंट, आई एम नॉट गेटिंग हाउ इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नोटिस दे रहे हो कुछ भी, you're not even verifying what notice is going to the taxpayer. If taxpayer want, they can sue to CBIC and even GST department. I think so, करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो जो नोटिस का डेटा है वो ही खराब है। नोटिस itself is giving the wrong details in itself. सो इसी के लिए हमने ये डिस्कस किया था, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो रही है और आपका केस इसमें फॉल करता है, कैंसल सप्लायर रजिस्ट्रेशन, डेफिनेटली यू आर सेफ गार्डेड माई डियर फ्रेंड एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आईटीसी। नाउ, जो सबसे बड़ा केस है, हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं ना, आपदा को अवसर में बदलना। इफ आई एम गोइंग टू से यू, लाइक यू आर गोइंग टू यू नो चेंज योर व्हाट वी से, लाइक जो आपके लिए बैड थिंग्स थी उसको आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। यू आर कन्वर्टिंग अ थ्रेट इनटू अ अपॉर्चुनिटी। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर notification, or we can say judgment of Supreme Court is very recently 24th of July 2026 given by Supreme Court, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भंडारी स्क्रैप ट्रेडर्स के केस में था कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज सी सो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और इसमें ये लिखा है कि आईटीसी वेस्टेड राइट नहीं है, इट इज अ कंडीशनल कंसेशन was the contention of this particular judgment। एंड उसमें एक और चीज ऐड कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि सप्लायर ने टैक्स एक्चुअली पे किया हो तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। सो अगेन व्हाई आई एम सेइंग, ये आपदा का आपको अवसर में कन्वर्ट हो गया है। मेनी ऑफ द केसेस में क्या हुआ है, जो भी सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसमें जीएसटीआर 3 भी फाइल हुआ है। एंड वंस द सप्लायर हैज फाइल्ड जीएसटीआर 3 बी, व्हाट डज इट मीन? इट मीन he or she has discharged the liability to the government, and now the recipient is really right to have the ITC। so इसको अपने फेवर में हम लोग कैसे कर सकते हैं? सप्लायर ने पे किया कि नहीं आपको चेक करना है, एंड चेक करने का सिंपल तरीका है, आपको जाना है उनका फाइलिंग टेबल ओपन करना है, एंड दैट हाउ नीड टू बी डन, आई एम गोइंग टू शो यू अगेन। देन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ। अब एक्चुअली में तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एज आई टोल्ड यू, इट इज अगेंस्ट द टैक्स पेयर, उनके खिलाफ में है। बट हमारे फेवर में कब हो सकता है? जब सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जजमेंट आपको ऑफिसर को खुद से जाके नहीं बोलना है इमीडिएटली। पहले आपको चेक करना है कि क्या आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और 3 बी दोनों फाइल किया है कि नहीं किया है। अगर किया है उसने, डेफिनेटली आप ये जजमेंट कोर्ट कीजिए, बिकॉज दिस जजमेंट इज अगेंस्ट द टैक्स पेयर, but you are making it favorable because your supplier has filed the tax payment also have done, और उसने टैक्स लाइबिलिटी भी पे कर दी है। उस केस में यू आर गोइंग टू शो इट टू द गवर्नमेंट। सो दिस इज वेरी गुड, आई व्हाट आई मीन टू से। और अगर आपका SS3B और GSTR 1 फाइल नहीं किया किसी भी टैक्स पेयर ने, सप्लायर ने, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो केसेस है आप कोर्ट कर सकते हो। जैसे बोनाफाइड जो भी रिसिपिएंट के लिए 4 जजमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कार्गो ट्रेडर्स हो गया, एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज हो गया, सनक्राफ्ट एनर्जी हो गया, एंड डीवाई बेथल एंटरप्राइज हो गया। तो ये सारे केसेस में क्या है कि लाइक इट इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट गिवन दिस वर्डिक्ट, उससे पहले का है, जिस केस में लाइक सप्लायर का कैंसिल भी हो गया था आरटी व्हाट वी से रजिस्ट्रेशन, बट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट उनको अलाउ किया आईटीसी, एंड दे वर एबल टू क्लेम द आईटीसी। नाउ अगेन लेट्स टॉक अबाउट नाउ द इंटरेस्ट पार्ट। सो अगर आपका जिस जिस चीज को आप एडमिट कर रहे हो, यू आर एक्सेप्टिंग, लेट्स से आई हैव एक्सेप्टेड दिस लाइबिलिटी ऑफ 11,000, सो ऑन दिस आई हैव टू डिस्चार्ज विद 18% ऑफ द इंटरेस्ट। सो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में अगर आपका शॉर्ट पेड टैक्स है तो भी 18% टैक्स। इन केस
सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में अगर आपका आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज है, इन दैट केस 18%। सी अगेन आई एम राइटिंग आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, तो ये भी एक बहुत बड़ा केस है। मैं आपको बाद में इन नेक्स्ट ऑफ माय वीडियोस, यू जस्ट राइट इन द कमेंट, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। सो अगर किसी ने ओनली अवेल किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो उसको क्या इंटरेस्ट पे करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट yes, now we're talking the finally about the reply what you are going to make to department in 7 step framework, how we have to reply to the department. So first of all, notice को decode करो, this is what I say. You have to decode the notice in form, section, tax period, date of service, para wise amount, जो भी है उसको पूरा decode करके you first understand what you're going to reply to the government. Then second point, department का annexure खुद recompute करो, because as I told you, it is a system generated which can make mistakes, and as I have shown you, lot of mistakes system does. So आपको क्या करना है, वापस से recompute करना है by your own. Third, हर इश्यू को 3 buckets में डालो, which I told you very clearly. First only, whether you're going to accept it, you're going to explain it, or you're going to contest it. So जो भी आपको करना है, सारी एक मिक्स स्ट्रेटेजी बनाओ. वॉट एवर यू आर एक्सेप्टिंग, व्हाट आई से इज लाइक, उसको भाई साहब एकदम बड़ा चढ़ा के बोलो कि मैंने ये एक्सेप्ट किया, देखो मैंने टैक्स मतलब कम शॉर्ट पे किया, नाउ आई एम डिक्लेयरिंग इट एंड पेइंग इट ऑन माय ओन, वॉलंटरी में आके पे कर रहा हूँ, अगर उस पर इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 50 एज पर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 लेट्स से. सो एक्सेप्ट वाले तुरंत, एक्सेप्ट वाले केस में फोर्थ में हम क्या करेंगे, तुरंत से डीआरसी 3 से पे कर देंगे. सो एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर एक्सेप्टिंग सम केसेज, whatever the amount you're accepting, you're going to discharge in DRC 03. फिफ्थ में कंटेस्ट वाले पर एविडेंस पहले एंड लॉ बाद में. डेफिनेटली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वॉट एवर यू गोइंग टू कंटेस्ट इट, एज आई टोल्ड यू, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सेटिस्फाई कर रहे हो ना, तो उसमें जो भी लिखा है एनी केस का, लाइक आपका इनवॉइस होना चाहिए आपके पास में उसका एलआर होना चाहिए, लॉरी रिसिप्ट होना चाहिए, ए बिल होना चाहिए, और एनी अदर डिटेल्स व्हाट यू हैव सप्लायर को पेमेंट किया होना चाहिए. All those details as a evidence should be there with you. Then only you should interpret the law to the officer. Sorry. 6, मिसिंग डेटा मांगो. इन केस अगर डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया है, उसमें इनवॉइस नंबर नहीं लिखा है, दैट इज अगेन यू नो नॉट अ नेचुरल जस्टिस टू द टैक्स पेयर. सो यू शुड डिमांड देम कि गिव अस द डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइस फॉर विच यू आर आस्किंग द us to reverse the ITC. 7th, पर्सनल हियरिंग जरूरी मांगो आप, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, सिस्टम बातें नहीं समझता है, ऑफिसर्स बातें समझते हैं. तो आस्क द ऑफिसर ऑफ पर्सनल हियरिंग, सेक्शन 70 75 सब सेक्शन 4 लिखित में आप रिक्वेस्ट करो, एंड डेफिनेटली डिपार्टमेंट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, and under that you get a personal hearing opportunity. You go there and you make them understand the case, and मतलब you can win the case in that case. और सबसे जरूरी जो है, आप अब जो आप मान रहे हो उसको ईमानदारी से मानो, एंड इससे जो आप लड़ रहे हो उसकी लाइक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. व्हाट यू आर शोइंग डिक्लेयर, लाइक वॉलंटरी जो आप डिक्लेयर करते हो और जो आप कंटेस्ट कर रहे हो, तो जो आप डिक्लेयर कर रहे हो उसमें क्या होता है, जो आप कंटेस्ट कर रहे हो ऑफिसर गेट अ रिलायबिलिटी की, यस यार दिस पर्सन इज वॉलंटरी पेड समथिंग, एंड व्हाट ही और शी इज कंटेस्टिंग, डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग. कंटेस्ट कर रहे हैं तो रीजनेबल ग्राउंड्स उसके रहेंगे. So this is the what, like what I understand. And जो 5 बातें आपको याद रखनी है टू लाइक नोटिस जो रिप्लाई कर रहे हो असेसमेंट 10 के लिए. फर्स्ट थिंग, नोटिस सिस्टम जनरेटेड है, डिपार्टमेंट का एनेक्चर खुद रिकम्प्यूट किए बिना रिप्लाई मत लिखो. जो भी आपको रिप्लाई लिखना है, यू शुड रिकम्प्यूट द एनेक्चर जो भी आप खुद कर रहे हो. देन एक ही ट्रांजेक्शन 2 बार आपका टैक्स हो सकता है, डिपार्टमेंट का जो सिस्टम जनरेटेड है उसको आप खुद से चेक करो. थर्ड थिंग, ई-वे बिल का टर्नओवर मेजरमेंट नहीं है, लाइक ई-वे बिल इज नॉट मेजरमेंट ऑफ टर्नओवर. हो सकता है 50,000 से कम पर मैंने ई-वे बिल बनाया ही नहीं, तो डेफिनेटली वो आप वो कंपैरिजन डिपार्टमेंट जो दे रहा है ना, उस पे आपको उनको रिप्लाई करना है. एंड आरसीएम सिर्फ कैश से पेमेंट करना है, इंटरेस्ट भी हमेशा कैश से पेमेंट करना है. एंड असेसमेंट ईयर सॉरी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो भी आप पेमेंट कर रहे हो आरसीएम एंड ऑल दिस थिंग, नाउ डोंट क्लेम द आईटीसी बिकॉज दैट इज टाइम बार्ड. एंड कैंसिल सप्लायर के केस में अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल किया है, डेफिनेटली आपका आईटीसी बचता है. एज आई टोल्ड अर्लियर आल्सो, यू आर गोइंग टू सेव योर आईटीसी. सो पैनिक मत करिए अगर आपके पास असेसमेंट 10 का नोटिस आता है. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. पैनिक मत करिए एंड रिकम्प्यूट करिए, बिकॉज सिस्टम ने गलती की है. आप
उसको सही करके डिपार्टमेंट को प्रेजेंट कीजिए। एंड कमेंट में अपना इशू जरूर लिखिए। अगर अगले वीडियो में आप DRC 01A और 74A का रिप्लाई फ्रेम करना चाहते हो, डेफिनेटली राइट मी इन द कमेंट। वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।